अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने 16th जो डेफिनेशन है वो स्टार्ट कर दी थी और उसको कंप्लीट किया था। इस वीडियो के अंदर हम 16A से स्टार्ट कर रहे हैं। 16A है नॉन फंड बैंकिंग सर्विसेज, includes all non-interest based services provided or rendered by the banking companies or non-banking financial institutions against a consideration in the form of a fee or commission or charges। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन है कि नॉन बैंकिंग सर्विसेज, नॉन फंड बैंकिंग सर्विसेज के अंदर वो तमाम नॉन इंटरेस्ट बेस्ड सर्विसेज शामिल होती हैं जो कि बैंकिंग कंपनीज या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट अ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है कि उसकी अगेंस्ट कोई ना कोई वो फ़ी चार्ज करते हैं या कमीशन चार्ज करते हैं। तो वो जो सर्विसेज होती हैं उनको नॉन फंड बैंकिंग सर्विसेज कहते हैं। 17 पे हमारे पास आता है नॉन टैरिफ एरिया, means Azad, Jammu and Kashmir, northern areas and such other territories or areas to which this act does not apply। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि दो एरियाज़ होते हैं, एक टैरिफ एरियाज़ होते हैं और दूसरे नॉन टैरिफ एरियाज़। फेडरल एक्साइज एक्ट के तहत नॉन टैरिफ एरियाज़ उन एरियाज़ को कहते हैं कि जहाँ पे हमारा जो फेडरल एक्साइज एक्ट है वो अप्लाई नहीं होता। फर्स्ट आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्दर्न एरियाज़, ठीक है। तो और सच अदर एरियाज़, तो यहाँ पे दो स्पेसिफिक है और सच अदर एरियाज़ बता दिया गया है टू विच दिस एक्ट डज नॉट अप्लाई। 18 पे हमारे पास आता है पर्सन। पर्सन इंक्लूड्स अ कंपनी, एन एसोसिएशन, अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, अ पब्लिक और लोकल अथॉरिटी, अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट और द फेडरल गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि जहाँ भी पर्सन का वर्ड यूज़ होगा तो हम ये समझेंगे कि वो एक कंपनी के बारे में, एन एसोसिएशन के बारे में या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के बारे में, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, अ पब्लिक और लोकल अथॉरिटी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट। तो ये टोटल 7 डिफरेंट टाइप्स हैं पर्सन की। तो जब भी पर्सन का वर्ड यूज़ होगा तो हम इन 7 में से वो जो भी क्लॉज होगा वो इन सब के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो जहाँ भी पर्सन का नाम यूज़ हो वहाँ पे ये 7 जो डिफाइंड टर्म्स हैं इनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। 19 पे आते हैं प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब मीन्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर दिस एक्ट और बाय रूल्स मेड देयर अंडर। 19A पे हमारे पास आता है प्रॉपर्टी डेवलपर्स और प्रोमोटर्स, मीन्स पर्सन्स engaged इन डेवलपमेंट ऑफ परचेज्ड और लीज्ड लैंड फॉर कन्वर्जन इनटू रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स और कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल और कमर्शियल यूनिट्स फॉर सेल। यहाँ पे प्रॉपर्टी डेवलपर्स और प्रोमोटर्स के बारे में डिस्कस किया गया। मींस पर्सन्स, देखें यहाँ पे पर्सन्स की बात हो रही है, इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही बल्कि पर्सन्स की बात हो रही है। तो इट मीन्स कि पर्सन में कंपनी, एसोसिएशन ऑफ बॉडी और जो दीगर ऊपर डिस्क्राइब थे वो तमाम यहाँ पे इंक्लूडेड है। इंगेज इन डेवलपमेंट ऑफ परचेज्ड और लीज लैंड, मतलब कि जो ज़मीन लेने के बाद या तो परचेज की गई हो या लीज पे ली गई हो उसको डेवलप किया गया इनटू रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स। यानी एक बिल्कुल ज़मीन लेने के बाद, बंजर ज़मीन लेने के बाद जिसके अंदर कोई सेग्रीगेशन डिमार्केशन नहीं हुई हुई, उसको कन्वर्ट किया इनटू रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट या कंस्ट्रक्शन के लिए। कंस्ट्रक्शन कौन सी, रेजिडेंशियल या कमर्शियल यूनिट्स फॉर सेल। तो यहाँ पे उसका प्रोसेस बता दिया गया है कि डेवलपर्स और प्रोमोटर्स कौन होते हैं और उसके बाद वो किस पर्पस के लिए कन्वर्जन कर रहे होते हैं लैंड की, कि फॉर रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्लॉट्स के लिए या कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल और कमर्शियल यूनिट्स फॉर सेल। 20th हमारे पास आती है रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन मीन्स अ पर्सन हु इज़ रजिस्टर्ड और इज़ रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, provided that a person who is not registered but is required to be registered shall not be entitled to any benefit or privilege under this act or rules made thereunder unless he is registered, and such benefits and privileges unless allowed by board shall be confined to period of registration। इसका मतलब है कि रजिस्टर्ड पर्सन के अंदर दो टाइप के लोग आते हैं। फर्स्ट तो वो कि जिन्होंने एक्चुअली रजिस्ट्रेशन करवाई है फेडरल एक्साइज एक्ट के अंदर, और दूसरे वो लोग जो कि रजिस्टर्ड तो नहीं है लेकिन बट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड है। मीन्स कि उनके ऊपर वो एक्साइज गुड्स और सर्विसेज को सेल करते हैं तो उनके ऊपर फेडरल एक्साइज एक्ट एप्लीकेबल है और उनको रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी है, लेकिन उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई। लेकिन फेडरल एक्साइज एक्ट के नज़र के अंदर वो भी रजिस्टर्ड पर्सन में ही काउंट होंगे। अब दोनों अगर रजिस्टर्ड पर्सन है, फॉर एग्जांपल जिसने एक्चुअली करवाई हुई और जिसने नहीं करवाई, दोनों बराबर नहीं हो सकते। इसकी वजह यह है जिस तरह यहाँ पे
हमें डेफिनेशन मज़ीद बताती है कि बट person who is not registered but required to be registered shall not be entitled to any benefit। इसका मतलब ये कि जिस बंदे ने एक्चुअली अपने आप को रजिस्टर करवाया फेडरल एक्साइज एक्ट में तो उसको प्रिविलेजेस हासिल होंगे। किस तरह के प्रिविलेजेस? वो इस तरह के कि जब वो अपने रिटर्न फाइल कर रहा होगा फेडरल एक्साइज एक्ट का, तो उसमें उसने जो इनपुट टैक्स पे किया होगा वो उसको एडजस्ट कर सकता है टू डिटरमाइन हिज नेट ड्यूटी नेट पेबल। ठीक है, लेकिन जो अनरजिस्टर्ड है वो आउटपुट टैक्स को कलेक्ट करके फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को दे रहा होगा, लेकिन जो उसका इनपुट टैक्स होगा वो उसको क्लेम नहीं कर सकेगा। देयरफॉर तो उस जो इनपुट टैक्स उसने पे ऑफ किया है वो उसका कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, तो उसको अल्टीमेटली नुकसान ही हो रहा होगा। तो देयरफॉर यहाँ पे लॉ की नज़र के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन के अंदर ये दोनों पर्सन शामिल हैं, लेकिन जो एक्चुअल में रजिस्टर्ड है उसको तो बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन जो रजिस्टर्ड के लिए रिक्वायर्ड है लेकिन उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो उसको नुकसान होगा, वो इनपुट क्लेम नहीं कर सकेगा और उसके पास प्रिविलेजेस नहीं होंगे। 21 हमारे पास आता है सेल एंड परचेज विद देयर ग्रामेटिकल वेरिएशंस एंड cognate expressions means any transfer of possession of goods or rendering and providing of services by one person to another in the ordinary course of trade or business for cash or deferred payment or other consideration। यहाँ पे कहता है कि जो आपकी सेल और परचेज है उसके अंदर ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स होता है। पहली चीज़ तो ये कि गुड्स के ऊपर अगर आप फोकस करें तो गुड्स पर्सन ए से पर्सन बी के पास जा रही है, ठीक है, और रेंडरिंग एंड प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ट्रेड। इट मीन्स कि जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या गुड्स को सेल आउट कर रहा है तो ये उसका एक ऑर्डिनरी बिजनेस है, मतलब कि वो रूटीनली ये काम कर रहा होता है, तो उसका ये ट्रेड है या उसका एक बिजनेस है। क्यों कर रहा है? फॉर कैश और डेफर्ड पेमेंट। फॉर कैश मीन्स कि वो इमीडिएटली पैसे कलेक्ट कर लेता है बायर से, या डेफर्ड पेमेंट मीन्स के उधार के ऊपर सेल कर सकता है। और थर्ड आता है अदर कंसिडरेशन। इट मीन्स के जो वो सर्विसेज या गुड प्रोवाइड कर रहा है उसके अगेंस्ट वो कैश या डेफर्ड पेमेंट के अलावा कोई और चीज़ ले सकता है। फॉर एग्जांपल बार्टर एक्सचेंज इस तरीके से होता था कि पर्सन ए ने राइस सेल किया पर्सन टू को, और पर्सन बी पर्सन ए को शुगर दे सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। Sales tax mode means the manner of collection and payment under the Sales Tax Act, and rules made thereunder of the duties of excise chargeable under this act specified to be collected and paid as if such duties were tax chargeable under section 3 of the said act, and all the provisions of that act and rules, notifications, orders and instructions made or issued under shall mutatis mutandis apply to the excise duty so chargeable। बेसिकली सेल्स टैक्स मोड जो है वो जो हमारा सेकंड शेड्यूल था उसके अंदर कुछ सर्विसेज प्रोवाइड थे, गुड्स प्रोवाइडेड थे, तो उसके ऊपर एप्लीकेबल था। लेकिन आफ्टर फाइनेंस एक्ट 2021, फाइनेंस एक्ट 2021 के बाद हमारा जो सेकंड शेड्यूल है वो ओमिट हो चुका है। तो यहाँ फॉर द पर्पस ऑफ दिस डेफिनेशन आपको सिर्फ ये जानना ज़रूरी है कि जो ड्यूटीज़ हैं उनकी जो कलेक्शन और पेमेंट है वो बिल्कुल इसी तरीके से होगी जिस तरह से सेल्स टैक्स एक्ट के अंदर मौजूद है। और सेल्स टैक्स एक्ट के अंदर सेक्शन 3 जो है वो डिफाइन करता है आपका मोड या स्कोप ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट। उसके बाद हमारे पास आता है 22 पे शेड्यूल। शेड्यूल मीन्स द शेड्यूल अपेंडेड टू दिस एक्ट, मीन्स के वो तमाम तर शेड्यूल्स जो कि इस एक्ट में मौजूद हैं। 23 बताता है सर्विसेज। सर्विसेज मीन्स सर्विसेज फैसिलिटीज़ एंड यूटिलिटीज़ लिवायबल टू एक्साइज ड्यूटी अंडर दिस एक्ट और एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल रीड विद चैप्टर 98 ऑफ पाकिस्तान कस्टम्स टैरिफ, including the services, facilities and utilities originating from Pakistan or its tariff area or terminating in Pakistan or its tariff area। बेसिकली सर्विसेज का मतलब वो है तमाम सर्विसेज हैं जिनके ऊपर फेडरल एक्साइज एक्ट एप्लीकेबल है, और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट शेड्यूल के अंदर वो तमाम गुड्स और सर्विसेज मौजूद हैं कि जिनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल है। उसके बाद हमारे पास आता है 23 सप्लाई इंक्लूड्स सेल लीज और अदर डिस्पोजिशन ऑफ गुड्स एंड शेल इंक्लूड सच ट्रांजैक्शंस एज द बोर्ड विद द अप्रूवल ऑफ फेडरल मिनिस्टर इन चार्ज में नोटिफाई इन ऑफिशियल गैजेट। सप्लाई मीन्स कि सेल हो, लीज हो या अदर डिस्पोजिशन ऑफ गुड्स शेल इंक्लूड सच ट्रांजैक्शंस। तो इसका मतलब है कि सप्लाई के अंदर वो तमाम तर सेल्स, लीजेस या और अदर डिस्पोजिशन, मीन्स कि अगर आपने टैक्सेबल सप्लाई नहीं भी की लेकिन आपने गुड्स को डिस्पोज ऑफ भी कर दिया तो वो भी सप्लाई के अंदर काउंट होगा। और लीज, जिस तरह आपको पता है कि कोई एसेट रेंट पे देना, लीज पे देना, तो वो भी सप्लाई की डेफिनेशन में पार्ट बनेगा। टैरिफ एरिया मीन्स
एरिया अदर देन द नॉन टेरिफ एरिया, और नॉन टेरिफ एरिया हम प्रीवियस डेफिनेशन में देख चुके हैं कि जिनके ऊपर फेडरल एक्साइज एक्ट अप्लाई नहीं होता, जिसमें आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्दर्न एरियाज़ और अदर एरियाज़ शामिल थे। 24A हमें अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको के बारे में बताता है कि अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको मीन्स टोबैको यूजेबल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सिगरेट्स एज मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रीन लीफ थ्रेशिंग यूनिट्स आफ्टर प्रोसेसिंग एंड कन्वर्जन ऑफ टोबैको ग्रीन लीफ। उसके बाद 24 है हमारा विसल ब्लोअर मीन्स विसल ब्लोअर एज डिफाइंड इन सेक्शन 42D ऑफ द फेडरल एक्साइज एक्ट। तो 42D के अंदर हम विसल ब्लोअर का प्रॉपर जो है वहाँ इंट्रोडक्शन हमारा होगा और उसके अंदर बताएगा कि विसल ब्लोअर किस तरीके से काम करता है। 25 में हमारे पास आता है होलसेल डीलर मीन्स अ पर्सन हु बाइज और सेल्स गुड्स होलसेल फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड और मैन्युफैक्चर एंड includes a broker or commission agent who, in addition to making contracts for the sale or purchase of goods for others, stocks such goods belonging to the others as an agent for the purpose of sale। यहाँ पे मतलब है कि कोई ऐसा पर्सन, अगेन यहाँ पे आप देखें मीन्स अ पर्सन, तो पर्सन जब भी यहाँ वर्ड यूज़ होगा इसका मतलब इंडिविजुअल नहीं है, इसका मतलब है कि वो तमाम 7 टाइप्स जो कि प्रीवियसली पर्सन के डेफिनेशन में शामिल थी, हु बाइज और सेल्स गुड होलसेल फॉर द गुड्स होलसेल फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड और मैन्युफैक्चर। तो वो होलसेल के अंदर गुड्स को बाय या सेल करता है, किस मकसद के लिए, या तो ट्रेड पर्पज के लिए मतलब कि बाय करने के बाद सेल करता है, या मैन्युफैक्चर करता है। एंड इंक्लूड्स अ ब्रोकर और कमीशन एजेंट, तो इसमें ब्रोकर और कमीशन एजेंट भी होलसेलर डीलर का पार्ट बन जाएंगे। हु इन एडिशन टू मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द सेल और परचेज ऑफ गुड्स फॉर अदर्स स्टॉक्स सच गुड्स बिलोंगिंग टू अदर्स। इसका मतलब एक है जो स्टॉक भी कर रहा है अदर की किसी और की गुड्स को, तो वो भी आपका होलसेलर डीलर के अंदर शामिल हो जाएगा। 26 हमें बताता है जीरो रेटेड मीन्स ड्यूटी ऑफ फेडरल एक्साइज लेवाइड एंड चार्ज एट द रेट ऑफ 0% अंडर सेक्शन 5 ऑफ दिस एक्ट। तो जो आपकी ड्यूटी होती है वो नॉर्मली स्टैंडर्ड रेट जो 15% है, लेकिन कुछ गुड्स के ऊपर जीरो रेट अप्लाई हो रहा होता है और कुछ गुड्स जो और सर्विसेज जो हैं वो आपकी एग्जाम्प्ट होती हैं, बट कंडीशनल एग्जाम्पशन होती है। तो देयरफॉर यहाँ पे हमारी जो डेफिनेशन का पार्ट है वो ख़त्म हो गया है। अब हम चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ। सो गाइज अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।